गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर हम एक लंबे ब्रेक के बाद मिल रहे हैं या फिर हम जुड़ रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं वो एजुकेशन का हमारा जो उद्देश्य है वो धीरे धीरे थोड़ा सा बर्डन हो रहा है। हालांकि नया एक टाइम आ रहा है और शायद नए साल से नई शुरुआत हो सकती है। उसके लिए आप भाई पॉजिटिव रहें और आप अपनी मेहनत पर फोकस करें। सक्सेस ज़रूर एक न एक दिन आपके पास चल कर आएगी। तो आज जो हमारा इशू है या हमारा जो टॉपिक है वो है ये जो मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में भारत की क्या पोजीशन है, इंडिया क्या स्टेटस रखता है आज। तो उसको जानने के लिए हमारे सामने एक अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछली सरकार या उससे पिछली सरकार जो थी, कहने का मतलब जो एज ए प्रधानमंत्री जो व्यक्ति है वो रिपीट हुए इस बार, लेकिन जो इससे पहले वाले जो व्यक्ति थे तब से और भारत में अब, और या हम कहते हैं कि आज़ादी से पूर्व से लेकर अब तक आज तक की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वहाँ पर कहीं ना कहीं भारत उतना ही एक महत्वपूर्ण देश के रूप में काम कर रहा है, एक जिम्मेदार देश के राष्ट्र के रूप में काम कर रहा है जितना कि भारत पुराने समय से प्राचीन काल से ही करता आ रहा है। अगर हम बात करें कि ये जो बहुध्रुवीय विश्व है इसकी संरचना और इसमें भारत का क्या योगदान रहता है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो हमें इसके बैकग्राउंड को देखते हुए पीछे हम चलना चाहेंगे। तो थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देखें इसका, तो इस बैकग्राउंड की अगर मैं बात करता हूं तो आज इन्हीं प्राचीन काल से ही कुछ लोगों ने, जैसे अगर मैं कह दूं या ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने भी विश्व विजय का सपना लेकर अपना जीवन या अपना एक लक्ष्य लेकर काम किया था। अपनी इस विश्व को विजय कर उसको एक सूत्र में बांधने का एक लक्ष्य था ताकि एक शासन या एक झंडे के तले शासन व्यवस्था को चलाया जाए। एक शासन व्यवस्था के अंतर्गत ये विश्व या तब के जो राजतंत्र थे उन्होंने ये प्रयास किया था। ठीक है, सबसे पहली बात। लेकिन जब ये उस समय ही पॉसिबल नहीं हो पाया, सिकंदर ने भी पूरी दुनिया नहीं जीत सका है वो, हालांकि एक बहुत बड़े भूभाग पर उसने अपना नियंत्रण किया, ऐसे चंगेज खान ने भी एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना नियंत्रण किया, लेकिन संपूर्ण विश्व को एक झंडे के नीचे या एक शासन व्यवस्था के नीचे ये व्यक्ति लाने में सक्षम नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है कि विश्व प्रारंभ से ही बहुध्रुवीयता में विश्वास करता है। समय समय पर ये जो बहुध्रुवीयता है इसका अतिक्रमण कर लिया गया या इसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने का प्रयास किया गया और इस दुनिया पर ताकत के दम पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयास निरंतर किया जाता रहा है, पहले भी और वर्तमान समय में भी। अभी भी कुछ अभी हम अमेरिका का नाम ले सकते हैं मोस्टली, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो वो जो अमेरिका का जो प्रभाव था वो प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो गया या अमेरिका आज उस पोजीशन में नहीं है जितनी वो शीत युद्ध के दौरान रहा था। तो इनका उद्देश्य ये था। और अगर हम देखें तो भारत की उस समय में भी क्या भूमिका रहती थी, भारत संपूर्ण विश्व में आकर्षण का केंद्र था। तो ये तो आप जानते हैं कि जितने भी ये लोग हुए ये भी भारत आए, ये भी भारत आया, तो कहीं ना कहीं भारत में इनको आकर्षण था या भारत उस समय भी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता था जिसकी वजह से भारत को इग्नोर करना या भारत को साथ लेकर न चलने की नीति का पालन किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी शासन व्यवस्था के द्वारा किया जाना आसान नहीं था। अगर किसी को भी भारत या खासकर एशिया जैसे क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना है तो वो कहीं ना कहीं भारत के सहयोग पर निर्भर करेगा। आज अगर हम बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे अगर हम बात करें कि ये जो विश्व है ये खुद संपूर्ण जो व्यवस्था है उसका पार्ट है या कहीं ना कहीं ये भी मल्टीपोलर वर्ल्ड की बजाय यूनिपोलर वर्ल्ड में विश्वास करता है, हो सकता है
आज भारत की पोजीशन नहीं है तो कल भारत की पोजीशन बहुत पावरफुल हो जाए तो भारत क्या संपूर्ण विश्व को एक शासन व्यवस्था के अंतर्गत लाने का प्रयास करेगा या नहीं करेगा, ये एक सोचनीय विषय अन्य राष्ट्रों के लिए हो सकता है। लेकिन हम भारतीय जानते हैं कि भारत ने कभी भी किसी भी राष्ट्र में साम्राज्यवाद के अंतर्गत उस पर नियंत्रण नहीं किया है। यानी भारत कभी भी नहीं चाहता है, जितने भी बड़े राष्ट्र हैं उन्होंने ऐसा प्रयास किया है, सक्सेस रहे हैं, कभी कभी असफलता का मुंह उन्हें देखना पड़ा है, लेकिन भारत ने कभी भी ये प्रयास नहीं किया। तो आगे देखेंगे वो तो भारत का संपूर्ण जो भारत था वो संपूर्ण विश्व में आकर्षण का केंद्र था। ठीक है, तो ये वजह थी कि निरंतर भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रहती थी। इसका कारण क्या था कि भारत तब भी रेशम मार्ग के अंतर्गत विश्व के अन्य राष्ट्रों से, या संपूर्ण तो नहीं कहेंगे, अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित रखता था। ठीक है, अब आप देखेंगे तो जब भारत तब से ही ऐसा है तो फिर भारत ने कभी भी विश्व का संचालक बनने का प्रयास नहीं किया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में भी भारत को विश्व गुरु के उपाधि ही दी जाती थी। विश्व का शासक बनने का भारत का कभी स्वप्न नहीं रहा। आगे देखें आप, तो अब जब ये रेशम मार्ग समाप्त हुआ या रेशम मार्ग वाली जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई, यानी इसका मतलब राजतंत्र जो थे अब वो इतने पावरफुल नहीं रहे कि वो संपूर्ण विश्व पर एक साथ शासन कर सके। तो धीरे धीरे फिर वही मल्टीपोलर वाली व्यवस्था, एक बार फिर छोटे छोटे राष्ट्र उत्पन्न हुए, छोटे छोटे राष्ट्र ने अपने अपने साम्राज्यों का विस्तार किया अपने अपने लेवल पर। ठीक है, भारत की बात करते हैं उस समय में, तो भारत में गुप्त, मौर्य, गुप्त, यहाँ तक तो भारत यूनाइटेड था। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार आए, पाल आए, राष्ट्रकूट आए, तो इसका मतलब तब फिर भारत में एक केंद्रीय शक्ति का अभाव हो गया। ठीक है, तो उससे आगे चलते 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 जब हम आगे आ रहे हैं तो ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, विश्व के कई राष्ट्रों में ऐसा सिस्टम हुआ कि वहाँ की जो वर्षों से चली आ रही जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था, वो ध्वस्त होती जा रही है और उसका स्थान नई शासन व्यवस्थाओं के द्वारा लिया जा रहा है। अब पुरानी शासन व्यवस्था और नई शासन व्यवस्था के विचारों में अंतर होने की वजह से ही नई शासन व्यवस्था को जनता के द्वारा स्वीकार किया गया। लेकिन अब उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, उसका कारण क्या है कि अब अगर हम देखें तो राजतंत्र की समाप्ति के बाद या राजतंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होने के बाद प्रथम विश्व युद्ध आया 1914 से 1918 तक। ठीक है, इस दौरान जो राष्ट्र ग्रुप बनकर आए, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन तो हमेशा से ही रहा। भारत की बात करें तो ब्रिटेन तो साम्राज्यवादी राष्ट्रों में प्रमुख राष्ट्र है। इन राष्ट्रों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के आधार पर अगर हम कहते हैं कि यूरोप का प्रभुत्व रहा, यहाँ एक राष्ट्र नहीं एक महाद्वीप का प्रभुत्व कहा जा सकता है। फर्स्ट विश्व युद्ध से लेकर सेकंड विश्व युद्ध के दौरान या उससे पहले भी। उसके बाद आता है सेकंड विश्व युद्ध 1939 से लेकर लगभग 1945 के बीच में, सेकंड वर्ल्ड वॉर। आपको पता है मित्र राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का डिवाइडेशन है, ग्रुप है। यानी एक राष्ट्र को इतना पावरफुल नहीं हो पा रहा है कि वह संपूर्ण विश्व पर अपना आधिपत्य जमाए रख सके। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देख रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ये मित्र राष्ट्र हैं या धुरी राष्ट्र हैं, इनकी विचारधारा है ये ग्रुप, और यहाँ है फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, हालांकि अमेरिका बाद में शामिल हुआ। यानी विश्व जो है अभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान
मल्टीपोलर वर्ल्ड के रूप में ही काम कर रहा है। हालांकि ब्रिटेन का प्रभुत्व है, ब्रिटेन वहाँ पर ज़्यादा प्रभावी रूप से काम कर पा रहा है, उसका विश्व के कई राज्यों पर, कई राष्ट्रों पर नियंत्रण है। लेकिन जब ब्रिटेन की पराजय होने लगी या जर्मनी पावरफुल स्थिति में आया, जब जर्मनी को नियंत्रित करना मुश्किल हुआ, जापान को नियंत्रित करना मुश्किल हुआ, तब ऐसे समय में एंट्री लेता है अमेरिका। यानी अब अमेरिकी प्रभुत्व बढ़ेगा और ब्रिटेन का प्रभुत्व घटने लगेगा। ठीक है। अब जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक ऐसा कोई व्यवस्था या ऐसा कोई सिस्टम दिखाई नहीं देता जिसको हम यूनिपोलर के रूप में आइडेंटिफाई कर सकें या यूनिपोलर के रूप में उसको दिखा सकें कि नहीं विश्व एक ध्रुवीय है। ऐसा कहीं कोई ऐसा बड़ी व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। ब्रिटेन की बात करें अगर हम, तो ब्रिटेन एशिया में ज़्यादा प्रभावी था, यूरोप में उसका इतना कोई प्रभाव नहीं था। तो हम वहाँ पर, मैंने कहा कि संपूर्ण विश्व की बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आगे देखें हम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भूमिका निभाई थी, उसके कारण वह दुनिया का मुखिया बनने का प्रयास करता है। और जब वह दुनिया का मुखिया बनने का प्रयास करता है तो इसका विरोध किया जाता है यूएसएसआर के द्वारा। तो ये दो छोर हो गए। इसका मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया कैसे ध्रुवों में बट गई? दो ध्रुवीय, दो ध्रुवीय मत कर देना। कितने ध्रुव हो गए दुनिया के? दो ध्रुव। दो ध्रुव कौन? अमेरिका और यूएसएसआर। पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। तो यहाँ से एक बाइपोलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है और इस बाइपोलराइजेशन की प्रक्रिया के दौरान भी भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है और इसके अंतर्गत वो क्या प्रयास करता है? भारत की मुख्य जो नीति रहती है वो रहती है न काहू से दोस्ती न काहू से दुश्मनी। ठीक है। तो भारत की सक्रिय भूमिका यहाँ वहाँ है, इम्पोर्टेंट रूल में है। नाम की स्थापना कर देता है भारत, यूएनओ का सदस्य बनता है भारत, लेकिन फिर भी भारत किसी एक गुट की तरफ झुकाव प्रदर्शित नहीं करता है। यानी तब भी भारत की जो मानसिकता है या भारत की जो नीतियाँ हैं, भारत की वो नीतियाँ ये कहती हैं कि हमें इस बाइपोलर विश्व में अपना स्थान बनाए रखना है। तब भी ऐसी तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी भारत ने अपने आप को किसी भी गुट का सदस्य बनने, खासकर सैनिक गुट का सदस्य बनने से रोक के रखा और अन्य देशों के साथ, अन्य जो राष्ट्र थे छोटे बड़े, जो इस नीति का पालन नहीं करना चाहते थे या इनके समर्थन में नहीं थे, उनको लेकर अपना एक गुट बना रखा है अलग नाम। क्योंकि उन्हें पता है कि यूएनओ का सदस्य भारत वहाँ है, लेकिन यूएनओ में इन राष्ट्रों का प्रभुत्व है, इन दोनों गुटों का प्रभुत्व है। ये चाहे जैसे विश्व की व्यवस्था को चलायमान कर सकते हैं। वहाँ भारत ने शांत रहते हुए भी यूएनओ में अपने शांति मिशन हो, अपने यूएनओ में योगदान हो या यूएनओ में इन दोनों राष्ट्रों की गलत या असमानता वाली जो नीतियां हैं, उन नीतियों का विरोध करना जारी रखा। परिवर्तन हुआ नहीं हुआ एक अलग मैटर है, लेकिन भारत ने उनकी गलत नीतियों का विरोध करना जारी रखा। इसलिए तो ये दोनों गुट या खासकर अमेरिका भारत को अपना विश्वस्त मित्र नहीं मानता है। ये तब की बात बता रहा हूँ मैं, जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया दो ध्रुवीय हुए, उस समय भारत की क्या पोजीशन थी। भारत, हालांकि भारत नया नया स्वतंत्र हुआ है, भारत हुआ था उस समय, तो भारत की खुद की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि वो एक बहुत ताकतवर राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका निभा रखे। भारत की क्या, चाइना की भी ऐसी पोजीशन नहीं थी। चाइना जो आज यूएनओ के स्थायी सदस्यों में शामिल है, उसकी भी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की पोजीशन वहाँ किस तरह की हो सकती है। लेकिन तब ऐसी परिस्थिति में भी भारत ने कहीं भी किसी प्रकार के ध्रुवीकरण का विरोध करना जारी रखा। ठीक है। तो ये आगे चलें। अब इसमें सबसे निर्णायक मोड़ कब आता है दुनिया की या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में? वो आता है 1991 के बाद।
26 दिसंबर 1991 क्या हुआ? यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। अब यूएसएसआर का विघटन हो गया मतलब विश्व पुनः दो ध्रुवीयता से तो बच गया, परंतु अब क्या हो गया? अब आप देखिए कि यहां क्या फर्क पड़ गया। जो विश्व का जो एक लीडर था, यूएसएसआर का विघटन हुआ तो एक प्लेयर कौन बच गया? अमेरिका। अमेरिका का प्रभुत्व संपूर्ण विश्व पर स्थापित हो गया। शक्ति संतुलन जो था वो अमेरिका के पक्ष में झुक गया। अमेरिका के पक्ष में। तो आप देखिए, अब आप देखिए कि जिस व्यवस्था को लेकर भारत चल रहा था, तो भारत इस समय भी क्या करेगा? भारत की नीतियां जो हैं, इस समय भारत ने अपने आप को स्थापित करने के लिए अपनी सबसे पहले तो व्यापार नीति जो थी, या हम कहते हैं विदेश नीति और अर्थनीति में परिवर्तन कर दिया। क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा सहयोगी एक तरह से यही था। अमेरिका खुद कहता था कि भारत का झुकाव यूएसएसआर की तरफ है, और भारत की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी ये बताती हैं कि भारत कहीं ना कहीं समाजवाद से प्रभावित है। समाजवादी नीतियों का भारतीय विदेश नीति में या भारत की अर्थनीति में, भारत की राजनीति में, या भारत की जो वित्त अर्थनीति या विदेश नीति, दोनों में मुख्यतः किसका समावेश मानते हैं? समाजवाद का। अब वो सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ भारत का हट गया था, या भारत को उसका उतना समर्थन नहीं मिल पाएगा। तो भारत ने अब अमेरिका के समर्थन में, या अमेरिका को सपोर्ट करने, या डब्ल्यूटीओ को सपोर्ट करने के लिए अपनी नीतियों में क्या किया? परिवर्तन किया। जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी आवश्यक था, अन्यथा भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो जाती? ध्वस्त हो जाती। ठीक है, तो हम ये जो बात कर रहे हैं, इस बात करने का उद्देश्य इतना ही है कि हम ये देखें तो सही कि भारत हमेशा से किस दिशा में, अब भारत 1947 से आज़ाद हुआ, तो क्या आते ही भारत को वो पोजीशन हासिल हुई जो आज मिली है, या भारत की पोजीशन वही है क्या जब हम आज़ाद हुए थे तब से लेकर आज तक हमने कोई बड़ा इंप्रूवमेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया है? ठीक है, या फिर हम पहले ज़्यादा पावरफुल थे और आज हम कमज़ोर हो गए? ऐसा हमको देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। हम किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन अभी कर रहे हैं, और आने वाले वर्षों में हम किस तरह से अपने आप को, या भारत अपने आप को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ा कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि परिस्थितियाँ क्या रहती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। छोटी से छोटी बात भी आज इस टेक्नोलॉजी के युग में बहुत बड़ा रूप ले लेती है। पहले इस तरह की कोई विवादास्पद स्थिति नहीं थी, तो वहाँ इस तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। घर की बात घर में, गांव की बात गांव में, और देश की बात देश में रह जाती थी। लेकिन आज जिस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, वहाँ किसी भी देश में छोटी सी घटना घटती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय इशू बन सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि खुद हमारा जो किसान आंदोलन चल रहा है, भारत की सीमाओं में रहकर ही, कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, कोई लाठीचार्ज, मतलब कुछ इस तरह की दमनकारी नीति अभी नहीं अपनाई जा रही है। वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं लोकतंत्र में शांतिपूर्वक। सरकार भी बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, लेकिन इसका इशू कहाँ उठ रहा है? कनाडा में। यहाँ भारत में होने वाले किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटेन, कनाडा, यहाँ उठ रही है। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये घटनाएं हैं, ये घटनाएं कहीं ना कहीं भारत की स्थिति कमज़ोर है या मजबूत है, उसको आइडेंटिफाई करने में आपकी क्या करेंगी? हेल्प कर सकती है। तो देखें आप, तो विदेश नीति में परिवर्तन किए क्योंकि यूएसएसआर हट गया था और अमेरिका रह रहा था, और अमेरिका जब है तो अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र है, तो अमेरिका के अनुसार भारत ने अपनी विदेश नीति और वित्त नीति में क्या किए? थोड़े से परिवर्तन किए। अब आगे चलते हैं, हम देखें तो इन परिवर्तनों के कारण विश्व की व्यवस्था क्या हो गई? एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गई थी यूएसएसआर के विघटन के बाद।
अब आगे देखें कि अब लेकिन वर्तमान समय में पिछले 10 वर्षों में अमेरिका के प्रभुत्व में कमी आई है। ये अमेरिका के प्रभुत्व में कमी आने का कारण ये नहीं है। आपने देखा होगा कि इस लाइन को अगर छोटा करना है तो ये लाइन खींचना जरूरी है या इसको मिटा दें, ये आपको पहले ही पता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका के प्रभुत्व में कमी आई है। हो क्या रहा है कि विश्व की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं ने क्या किया, अपना विकास किया। अमेरिकी सहायता पर निर्भर नहीं है, चाहे वो वित्त हो, सैनिक हो, राजनीतिक हो या अन्य किसी प्रकार की सहायता हो। आज अगर हम बात करते हैं तो आज यूएनओ भी पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत है। अन्य जो राष्ट्र हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं भारत की, चाइना की, रूस की, क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि रूस में भी सन 2000 के बाद कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए। मिस्टर पुतिन ने, व्लादिमीर पुतिन की सरकार रही है, पुतिन वहाँ पर राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे हैं। और बीच में एक बार 4 साल के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला था और उनके ही जो विश्वस्त व्यक्ति थे उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। कहने का मतलब उन्होंने एक तरह से राष्ट्रपति का पद उन्हें दिया था, क्योंकि तब तक ऐसा रूल था कि 2 से ज़्यादा कार्यकाल कोई राष्ट्रपति नहीं संभाल सकता। तो अब लगभग 2036 तक मिस्टर पुतिन रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं, ऐसा संशोधन वहाँ पर किया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों से अन्य राष्ट्रों ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, उस परफॉर्मेंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो व्यवस्था है वो बहुध्रुवीय व्यवस्था के रूप में जानी जाएगी, या विश्व में जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में किसी एक राष्ट्र का प्रभुत्व स्थापित नहीं है। यानी आज हम जिस विश्व में रह रहे हैं वो विश्व कहीं ना कहीं हमारे वास्तव में लोकतंत्रात्मक या सत्ता के विकेंद्रीकरण के रूप में काम कर रहा है। वहाँ पर सत्ता के अन्य कई केंद्र स्थापित हुए हैं, जो कि आज से 1991 से पहले 2 ग्रुप थे या 2 राष्ट्र थे, और 1991 से लेकर 2010 तक लगभग एक केंद्र था सत्ता का, वो अमेरिका। तो उस व्यवस्था को हमने मना कर दिया। हमने क्या, संपूर्ण विश्व ने इस प्रकार की व्यवस्था को इग्नोर करने का काम किया है। आगे देखिए अब हम तो सबसे पहले बात देखें आप, मल्टीपोलर बहुध्रुवीय व्यवस्था का मतलब क्या हो गया। आप समझ गए होंगे थोड़ी, तो जब हमने इतनी चर्चा पहले ही कर ली है। तो मल्टीपोलर विश्व का मतलब क्या हो गया देखें, पहली बात तो यह है शक्ति संतुलन का एक सिद्धांत है। ठीक है, यानी विश्व में आप कहीं भी अगर जाएंगे, या विश्व का सीधी सी बात है कि आप या एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पावरफुल है, अगर उस व्यक्ति को नियंत्रित करना है तो उसकी बराबर का कोई व्यक्ति या उसकी बराबर की कोई व्यक्ति वहाँ पर अगर खड़े होंगे, तो वो जो एक पावरफुल व्यक्ति है उस ग्रुप में या उस समुदाय में या उस परिवार में, वो अपने आप बैलेंस हो जाता है। उसको किसी तरह से डराने धमकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जब तक वो एक व्यक्ति रहता है तब तक वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी सत्ता, अपनी जो पावर है उसका दुरुपयोग करने का प्रयास करता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर जंगल में शेर है तो शेर अपने आप आपको पता है कि उसकी सत्ता है, लेकिन जैसे उसको चुनौती मिलने आ जाती है
तो उस शेर के मन में भी कहीं ना कहीं दहशत आती है। कहने का मतलब या तो वो शेर को टकराए या अपना स्थान छोड़कर चला जाए, ठीक है, दोनों में से एक होगा। टकराएगा तो परिणाम आपको पता ही, उसके आने से टकराएंगे तो यहाँ टकराने की जरूरत नहीं पड़ सकती, क्योंकि अमेरिका या हम कहते हैं आज के वर्तमान का जो दादागिरी का जो सिस्टम था अमेरिका का, वो कम हो गया। वो टकराएंगे तो रिजल्ट निश्चित है, या वो रहेगा या वो दूसरा पराजित होकर चला जाएगा। लेकिन रिस्क है वहाँ, खुद भी खत्म हो सकते हैं या फिर सामने वाला पराजित हो सकता है। तो वहाँ रिस्क लेगा या फिर स्वतः छोड़कर चला जाएगा या फिर वो अपने अपने एरिया को डिवाइड कर लेंगे, ऐसा होगा। तो यहाँ पर उस शक्ति संतुलन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में क्या हो रहा है कि वर्तमान में ऐसी कोई सत्ता यहाँ पर स्थापित नहीं है जो किसी संपूर्ण विश्व को एक राष्ट्र के रूप में रख सके, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। इस सिद्धांत के अंतर्गत संपूर्ण विश्व में सत्ता या शक्ति का केंद्र कोई एक राष्ट्र नहीं है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि विश्व नीति को प्रभावित करने की क्षमता किसी एक राष्ट्र में नहीं है, ठीक है। यानी वर्तमान समय में, अब देखो जिस क्रम से मैं लिख रहा हूं, एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन पहले ईयू में आता था तो ईयू की पोजीशन ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन ब्रिटेन उससे अलग हो गया तो ब्रिटेन अलग और ईयू को अलग कर दिया गया। ईयू हम पढ़ चुके हैं पहले ही। इसके बाद आता है अफ्रीका, ब्राज़ील, चीन, भारत। अफ्रीका को अगर मैं कह दूं दक्षिण अफ्रीका है वो, ठीक है। विश्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अभी जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि इनसे पूछ कर ही सारे काम किए जाते हैं, या ऐसा भी नहीं है कि आप इन्हें अपने अधीन कर सकेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब दूसरे राष्ट्रों के द्वारा अपनी नीति बनाई जाएगी, उस नीति के अंतर्गत वो ध्यान रखेंगे कि इससे कहीं ना कहीं इसका हित नहीं हो जाए, इसका हित नहीं हो जाए, इसका हित नहीं हो जाए, इसका अहित नहीं हो जाए। मतलब एक दूसरे को, मैंने अभी जैसे कहा कि जंगल में अगर कोई एक शेर है तो दूसरे शेर के आने से उसकी नीतियों में, उसकी चाल चलन में परिवर्तन आ जाता है। या तो वो उससे टकराएगा या फिर वो अपना जो एरिया है उसके एरिया में वो नहीं जाएगा, उसके एरिया में वो नहीं जाएगा, या फिर वो खुद छोड़कर वहाँ से चला जाएगा। तो ऐसा ही मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही अन्य राष्ट्रों की आर्थिक सैन्य क्षमता, आर्थिक क्षमता, साइंस में जो उनकी प्रगति थी, जैसे वो विकसित हुई तो अमेरिका और अन्य राष्ट्रों ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। और ये परिवर्तन जब प्रारंभ किया गया तो इस परिवर्तन के प्रारंभ होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पूर्ववर्ती रूस और अमेरिका की जो पोजीशन थी उस पोजीशन में परिवर्तन आ गया। और इस परिवर्तन के आने के बाद सत्ता के अलग अलग केंद्र बन गए हैं।
यानी एक किसी व्यक्ति की जो दादागिरी थी या मॉनिटर जो था वर्ल्ड का, वो अपने पद से कहीं ना कहीं हट गया है। और इस हटने के बाद की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को क्या कहा है हमने? बहुध्रुवीय विश्व। अगर साधारण शब्दों में और अगर इसको कहें तो आप देखिए कि जब विश्व व्यवस्था 2 से अधिक राष्ट्रों में अधिक देशों के द्वारा संचालित की जाए, प्रभावित की जाए, अधिनियमित की जाए, तो उस व्यवस्था को किसका नाम दे दिया हमने? उस व्यवस्था को नाम दे दिया हमने बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था। तो आप ये ध्यान रखें कि हमें पहले तो साधारण शब्दों में कई बार, क्योंकि इसका अर्थ ही पूछ लिया जाता है कि बहुध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं, या बहुध्रुवीय विश्व किस प्रकार से भारत के लिए फायदेमंद है या किसी भी अन्य राष्ट्र के लिए। हम भारत के तो हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, क्योंकि हमने वो तनावपूर्ण समय भी देखा है जब 2 ध्रुवों के बीच में पूरी विश्व की राजनीति प्रभावित रहती थी। जो शामिल होते थे वो भी खुश नहीं थे, जो शामिल नहीं थे वो भी खुश नहीं थे। तो हमको पता है कि ये बहुध्रुवीय विश्व हमारे जैसे कई लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों के लिए ठीक है या नहीं है, या वो 2 ध्रुवीय व्यवस्था अच्छी थी या एक ध्रुवीय व्यवस्था अच्छी थी, ये हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा और हमें इसका समर्थन भी करना होगा। तो अब देखते हैं हम भारत की भूमिका को। ये तो आप समझ गए, एक ये शक्ति संतुलन का सिद्धांत है, बहुत जरूरी है। अन्यथा एक राष्ट्र के द्वारा संपूर्ण विश्व को प्रभावित, परेशान करने का काम किया जा सकता है, शोषण कर सकते हैं, जैसे कभी ब्रिटेन की सत्ता रही थी और भारत का बहुत अच्छा विकास उन्होंने किया था। आपको सबको पता है, कहने की जरूरत ही नहीं है। आगे चले तो सबसे पहले हम भारत को देखें। भारत इस संपूर्ण विश्व में कहाँ स्टैंड करता है, तो देखें भारत जनसंख्या में प्रथम तो नहीं, सेकंड रैंक पर आता है। ठीक है। दूसरी बात, भारत क्षेत्रफल में सेवंथ रैंक पर है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ठीक है। इसके अलावा भारत प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की नीति का पालन करता रहा है। ठीक है। इसके अलावा भारत एक अजात शत्रु के रूप में रहता है। सिर्फ एक राष्ट्र को छोड़ दिया जाए, एक दो तो अपवाद साइंस तक में होते हैं, तो ये तो पॉलिटिकल साइंस है, इसमें तो अपवाद होंगे। एक दो राष्ट्र ऐसे हैं, बाकी विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जिसकी भारत की बहुत कट्टर शत्रुता रही हो। सक्रिय रहता है।
भारत इजराइल जैसे राष्ट्र तक पहुंच गया है हेल्प करने के लिए। जयपुर के जो मान सिंह थे, राजा मान सिंह, वो 2 बार विश्व युद्ध के दौरान युद्ध करने गए, दादागिरी से नहीं, अपने स्वभाव के से, भाई युद्ध करने जाना है और युद्ध से वीर मुंह नहीं मोड़ सकते, तो ब्रिटिश झंडे के अंतर्गत वो गए हैं 2 बार। बीकानेर के शासक कई बार ब्रिटिश सत्ता की हेल्प करने के लिए विदेश यात्रा मतलब युद्ध करने गए हुए हैं। तो भारत शुरू से ऐसा रहा है कि हेल्प फुल रहा है और खुद का नुकसान उठाते हुए भी भारत ने हमेशा दूसरों की मदद की है। तो अब जब हम बात करें भारत की, आज के भारत की बात कर रहे हैं हम, तो आज के भारत की ये पोजीशन है कि वो क्षेत्रफल और जनसंख्या में 7th और 2nd रैंक पर रहता है और एशिया का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रों में भारत की गिनती होती है। चाइना 4थे नंबर पे आता है भारत एशिया अगर बात करेंगे तो। अब इसका फायदा क्या है? अब आप कहेंगे सर इनका क्या बेनिफिट है, ये बताने की क्या जरूरत पड़ गई हमको, ठीक है। तो जनसंख्या में हम दूसरे स्थान पर हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अगले दशक तक 2031, 32 या 36 तक, अगले दशक तक हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। चीन के बाद भारत 1st रैंक पर आ जाएगा, ठीक है। किसमें? जनसंख्या में। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? एक तो भारत की युवा जनसंख्या है, आज भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं हम, कैसा राष्ट्र है? सबसे युवा राष्ट्र है। तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा कि मानव जो संसाधन है, मानव संसाधन बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में यानी भारत, अभी तो चाइना विश्व की श्रमिक राजधानी के रूप में पहचाना जाता है, तो हो सकता है आने वाले वक्त में भारत विश्व की श्रमिक मंडी या श्रमिक फैक्ट्री के रूप में जाना जाए। सस्ता और प्रशिक्षित श्रमिक वर्ग प्राप्त होता है। और आपको पता है कि संपूर्ण विश्व में अच्छे कारीगरों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस और कुछ भी नहीं है। युवा है और युवाओं को रोजगार चाहिए और बड़ी संख्या में अगर हमारे पास है, तो चाइना अभी जो दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो चाइना जा रही है, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां जब भारत की पॉपुलेशन और भारत का युवा स्किल्ड हो जाएगा, तब वहाँ पर वो भारत पर निर्भर होंगी। अभी वो चाइना पर निर्भर हैं, इसलिए चाइना की आर्थिक, आपको पता है कि आर्थिक उन्नति जितनी ज़्यादा होगी किसी राष्ट्र की, वो उतना ही प्रभावी होगा विश्व की राजनीति में, ठीक है। तो उस विश्व की राजनीति में अपने स्थान को महत्वपूर्ण बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे युवाओं को हम प्रशिक्षित करें, और कर रहे हैं। भारत, चाइना के बाद भारत का ही नंबर आता है। ऐसे मामलों में विश्व में हम सबसे ज़्यादा सप्लाई करते हैं मानव श्रम की, चाइना के बाद। आप किसी भी राष्ट्र, विश्व के किसी भी राष्ट्र में चले जाइए, लगभग भारत के 1.26 या मतलब 125 करोड़ से भी ज़्यादा लोग प्रवासी भारतीयों के रूप में रहते हैं अन्य अन्य राष्ट्रों में। विश्व का कोई बहुत, जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं या बड़े राष्ट्र हैं, वहाँ पर आपको भारतीय मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भारत का उन पर प्रभाव है, या भारत का जो ग्लोबलाइजेशन को लेकर नज़रिया है, उस नज़रिए के कारण भी भारतीय लोग विदेशों में या दूसरे राष्ट्रों में जाकर काम करने में सहूलियत महसूस करते हैं। आगे चलते हैं, देखें तो मैंने आपको बताया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी, ये तो मैंने आपको अभी वो भौगोलिक आंकड़ा दिया है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इस स्थान की अगर मैं बात करता हूँ, देखें आप इसको, क्षेत्रफल तो 7वें नंबर पर है हम, लेकिन हम जो क्षेत्रफल 7वें नंबर पर है भारत, उस भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति के कारण भारत समुद्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अब ये भूमिका व्यापारिक और सैनिक दोनों तरीकों से उपयोगी है। यानी ऐसा कोई जहाज नहीं है, ऐसा कहा जाता है जितना भी व्यापार हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका कोई जहाज भारत से होकर नहीं जाता हो। कई राष्ट्रों के लिए भारत विमान सेवाओं में भी भारत एक मिडिल या सहायक राष्ट्र के रूप में काम करता है। तो आप ये ध्यान रखें कि भारत का जो मैं क्षेत्रफल और जनसंख्या बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका हमें बहुत बेनिफिट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को मजबूत करने में कहीं ना कहीं भारत की भौगोलिक और जनसंख्या जो है, भौगोलिक सीमाएं और जनसंख्या महत्वपूर्ण स्थान या भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, आगे चलें। आप देखें, अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाएगी, हम एक एक करके भारत का जो अब आगे देख रहे हैं स्थान क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जीडीपी के आधार पर छठे स्थान पर है भारत की अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। क्रय शक्ति के आधार पर भारत की जनसंख्या और भारत की जो स्थिति है वो आती है तीसरे स्थान पर। ठीक है, भारत ने अभी टारगेट रखा है 5 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था बनाएंगे हम। ठीक है, अब आप खुद देखिए कि हम भारत में जो हैं, भारत कई लोहे और कोयले में आत्मनिर्भर है। कई उत्पादनों में भारत नंबर 1 आता है, कई खाद्यान्न उत्पादनों में भारत दूसरे नंबर पर आता है। आज ही भारत के पास इतना अन्न है कि वह पूरे विश्व को लगभग 1 साल तक खाना खिला सकता है, ऐसा आंकड़ा दिखाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जो क्षमताएं हैं वो क्षमताएं 1950 एक समय वो भी था जब हमको अमेरिका से ऐसा गेहूं लेना पड़ा था जिसे शायद जानवर भी नहीं खाते, ऐसा कहा जाता है। या भारतीयों को एक समय का जो व्रत करते हैं आज भी लोग, वो करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था। यानी ऐसी स्थिति हो गई थी भारत की कि भारतीयों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था, और आज ऐसी पोजीशन है कि हम दुनिया को भोजन करवा सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने भारत को चीन की भी तुलना में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना है। भारत की सबसे तीव्र गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था माना है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, उड़ती या उभरती वैश्विक शक्ति कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। अभी तो वो स्थान छोड़ चुके हैं, भारत के लिए ऐसा प्रयोग किया गया था। अब ये तो हो जाते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट। इसी के साथ अब अर्थव्यवस्था में ऐसा कहा जाता है कि भारत की जो रैंक है अर्थव्यवस्था के मामले में, उसका प्रभाव इतना कम नहीं है, या मतलब हम कहें कि वो इतनी उपयोगी है या नहीं। आप देखें कि जब भारत 6ठे स्थान पर है जीडीपी के मामले में, वही भारत प्रति व्यक्ति के आय के मामले में 148वें स्थान पर आता है। मैं इसकी चुनौतियां कह रहा हूं या हम बाद में भी एक साथ कर लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रहे 148वें स्थान पर आता है किसमें? प्रति व्यक्ति आय में। जबकि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से नंबर पर आती है?
मतलब ओनली छठे स्थान पर आती है जीडीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था। लेकिन प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के तौर पर भारत किस नंबर पे आता है? 148वें नंबर पर आता है। ठीक है, जो कि भारत की $1,877 प्रति व्यक्ति आय है। यानी भारत से ऊपर यहाँ 147 देश हैं। तो ये हो सकता है हमारे लिए अच्छी बात ना हो, लेकिन फिर भी अगर हम भारत की स्वतंत्रता का समय देखेंगे तो आज की इस विकास को देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में हैं और आने वाला समय हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। आगे चलें। अब छोटे मोटे देश तो बहुत सारे हैं, जैसे सिंगापुर, आयरलैंड, ये डेवलप्ड नेशन है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और जो है वो भी शिक्षित, संस्कारी, कहने का मतलब जिस मायने एक नागरिक होना होता है वैसी है। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें राष्ट्र की नंबर बाद में आता है, पहले खुद के व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए वो काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी वजह सिंगापुर छोटा सा राष्ट्र है लेकिन विकसित राष्ट्र है, बहुत अच्छी इकोनॉमी है उसकी एशिया के आधार पर अगर आप देखते हैं तो। आगे चले। दूसरा जो विषय मैं लेने जा रहा हूँ वो है सैन्य क्षेत्र में। वर्तमान में भारत विश्व में कहाँ है? छठे स्थान पर अर्थव्यवस्था में, और क्रय शक्ति के आधार पर भारत का स्थान है तीसरा। तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन अब देखें दूसरा, देखें विश्व में दूसरी सबसे बड़ी सेना है, दूसरी सबसे बड़ी सेना है भारत की। ठीक है, उसके अलावा जो अगर शक्ति के आधार पर देखें तो भारत चौथे नंबर पर आता है, चौथे स्थान पर आता है भारत। ठीक है, इससे पहले चाइना है यहाँ, और शक्ति में हम चौथे स्थान पर आते हैं। तो ये ध्यान रख लें कि और सैन्य क्षेत्र में आप देखिए कि हमने एंटी सैटेलाइट का सफल परीक्षण भी किया है। (2019) में। अब इसमें क्या है कि इसमें हम भारत यहाँ धरती पर रहते हुए अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट को गिराने की कैपेसिटी रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो आने वाले समय में युद्ध का स्वरूप बदलने वाला है, अंतरिक्ष युद्ध जो लागू होगा, उस अंतरिक्ष युद्ध में हमारे लिए बहुत बड़ा सहायक बनेगा ये हमारा एंटी सैटेलाइट परीक्षण। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा इसको हम चाहेंगे तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी हम इसको रख सकते हैं। आगे चले देखें आप। इसके अलावा सिप्री जो है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इस सिप्री ने कहा, पहले तो हम 2009 से 2014 के बीच फर्स्ट रैंक पे थे हथियार आयातक के रूप में, यानी भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। क्या था? भारत हथियार आयातक देश था। ठीक है, भारत उसके बाद वर्तमान में अगर देखें तो भारत सेकंड रैंक आ गया था, यानी फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इससे नीचे भारत कभी जाता नहीं है। यानी भारत की कैपेसिटी आज इतनी ज़्यादा है कि वह विश्व के सबसे सुरक्षित राष्ट्रों को टक्कर देने के लिए सैनिक रूप से भी अपने आप को क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है। भारत की सैनिक क्षमता इतनी बढ़ी हुई है कि आपको जैसे ही पता है, अभी मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा। पुलवामा अटैक के बाद हमने क्या किया, और सितंबर में किया था हमने एयर स्ट्राइक, हमने वैलेंटाइन डे के बाद जो वैलेंटाइन डे के दिन हमारा जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके 10-15 दिन बाद फिर हमने एक अटैक किया। ठीक है,
तो इसका मतलब भारत की जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं सैन्य क्षेत्र में भारत इतना मजबूत है कि उसे पता है कि सीमा पार के बाद जो अड्डे हैं आतंकवादियों के, उन अड्डों को भारत बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के उनको नष्ट कर दिया। कहने का मतलब एक वो भारत था जिसने अपनी भूमि को दुश्मनों से सुरक्षा देने में असफल रहा था। चाइना ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन वर्तमान भारत ने अपनी वर्तमान जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करते हुए शत्रुओं के क्षेत्र में जाकर उन्हें मात देने का काम किया है। इस सैन्य क्षेत्र की ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही है और राजनीतिक क्षेत्र की भी उपलब्धि रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना किए बिना या उस दबाव को बिना कोई महत्व देते हुए भारत ने अपना ये कार्य अंजाम दिया है। हालांकि भारत ने सूचना दे दी थी तो, लेकिन उन राष्ट्रों ने भी भारत को किसी भी तरह से इनकार करने की या भारत पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो वर्तमान भारत है या वर्तमान भारत की जो सरकार है वो किसी भी तरह से कोई गलत कार्य नहीं करेगी, या भारत अपने आप में सैन्य क्षमताओं में बढ़ोतरी कर चुका है। S-400 हो, चिनुक हो, या भारत के द्वारा डेवलप स्वदेशी सबमरीन तो भारत के पास और भी हैं, लेकिन भारत स्वदेशी पोतवाहक यान या पनडुब्बी डेवलप कर चुका है। भारत ने क्या डेवलप कर ली है? स्वदेशी पनडुब्बी, S-4 है, चिनूक है, जितने भी हैं, मतलब ये जो हथियार हम यहाँ ले रहे हैं, ये हथियार हमें महाशक्तियों से मिल रहे हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, राफाल जो अगर है या राफेल, ठीक है। तो इस तरह की जो शक्ति भारत अर्जित करा है, उस शक्ति के कारण भी भारत की सेना विश्व में चौथे नंबर पर आती है अपनी स्ट्रेंथ के आधार पर, और कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े राष्ट्रों को चुनौती दे रही है। तो अब भारत को डराना, धमकाना या भारत पर अनैतिक दबाव बनाना इतना आसान नहीं होगा, या भारत दूसरे राष्ट्रों को चुनौती देने में सक्षम हो रहा है, और इस सक्षमता के दम पर हम अन्य राष्ट्रों को अपने अधीन या अपने अनुसार नीति निर्माण करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, या वो भारत को किसी भी तरह से जबरदस्ती दबाव नहीं डाल सकते। आगे चले। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर मैं कह दूं, स्पेस की बात कर लें तो वहां देखें इसरो है हमारे यहाँ। भारत ने अभी सबसे विश्व में तो 4th और एशिया में फर्स्ट नेशन है जिसने मंगल मिशन पूरा किया है। चाइना भी नहीं कर पाया, ठीक है। वहीं चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जैसे मिशन भारत ने किए, लेकिन चंद्रयान 2 असफल होगा कि वो बहुत डिफिकल्ट था, वहाँ विश्व का कोई भी व्यक्ति पहुँच नहीं पाया, और कुछ दूरी पहले ही वो मिशन थोड़ा सा असफल हो गया। लेकिन भारत से जो जानकारी वहाँ मिली वो आज भी काम आ रही है। हालांकि चीन यहाँ पहुँच चुका है, चीन चंद्रमा पर लैंड कर चुका है, लेकिन चीन भी उस क्षेत्र में नहीं गया जहाँ भारत ने जाने का प्रयास किया था, ठीक है। तो चंद्रयान फर्स्ट तो सफल रहा था, चंद्रयान 2, अब चंद्रयान 3 के तहत भारत भी अब आगे आने वाले टाइम में मानव अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी कर रहा है, यानी भारत अपनी तरफ से अंतरिक्ष यात्री भेज सकेगा। और सबसे बड़ी उपलब्धि और देखिए आप, भारत विश्व का 6ठा देश है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन के बाद भारत 6ठा देश है जो अपने सैटेलाइट का निर्माण भी करता है और उसे लॉन्च भी कर सकता है। यानी कृत्रिम उपग्रह
बनाने व उसे लॉन्च करने में या स्थापित कह दें, स्थापित करने की क्षमता रखता है। क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये विश्व में भारत के जो भूमिका बढ़ रही है या भारत का जो स्थान महत्वपूर्ण होता जा रहा है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। भारत ने सबसे भारी, सबसे ज़्यादा, एक बार में स्थापित किए, ठीक है। आज तो कई राष्ट्रों के बड़े बड़े राष्ट्रों के उपग्रह हम स्थापित कर रहे हैं, मतलब यानी भारत ने अपनी इस फील्ड में इतनी इम्पोर्टेंस बना ली है कि भारत को हमें वो दिन भी याद आते हैं जब रूस ने अमेरिका के दबाव में क्रायोजेनिक इंजन देने से, यानी जो अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंजन था, वो इंजन देने से अमेरिका के दबाव के कारण रूस ने हमको क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और आज वही भारत है जो अपने अलावा भी कई राष्ट्रों के उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने की कैपेसिटी रखता है और कर भी रहा है, अपनी आर्थिक आय बढ़ा रहा है। हालांकि भारत को भी बेनिफिट है, लेकिन वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है या जो उसको विज्ञान की जो समझ है उस समझ का प्रयोग या उसका एक उदाहरण विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो एक सम्मान की स्थिति प्राप्त करता है कोई व्यक्ति जब कोई अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करता है। अगर चंद्रयान 2 सक्सेस होता था तो भारत की भूमिका और मजबूत हो जाती। हालांकि इसके असफल होने से कहीं कमजोर नहीं हुए हमने चंद्रयान 3 की तैयारियां कर रखी हैं और हम 2024 तक मानव को, भारतीय मानव को चंद्रमा पर भेजने का प्रयास सफल होगा, हमारी ऐसी उम्मीद है। हमारा ऐसा पिछला रिकॉर्ड क्या था, इसरो का रिकॉर्ड देखिए आप, बहुत सफल रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत पावरफुल ये संस्था है। नासा तक ने हमसे डाटा मांगा था या नासा ने भी हमें हेल्प करने की सिफारिश की थी चंद्रयान 3 के लिए, यानी अगले जो मिशन है चंद्रयान 2 की जो असफलता रही या चंद्रयान 2 जिस सफलता के स्तर तक पहुंचा था उससे नासा भी हमारे कार्य से प्रभावित हुआ और इस वजह से उसने हमें मदद की पेशकश की है आगे से आकर। तो आप देख सकते हैं और आप देख रहे हैं कि जैसे नया कार्यकाल चल रहा है 2014 से लेकर वर्तमान तक का, उसमें कहीं ना कहीं भारत विश्व नेतृत्व क्षमता का परिचय दे रहा है, कहीं कहीं बहुत अच्छे तरीके से प्रभाव डाल रहा है। हालांकि कोविड आने की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉजिटिवली या हमेशा के लिए हम बहुत पीछे चले गए। कह रहे हैं कि 2021-2020 से भी बेटर होगा अर्थव्यवस्था के लिए। तो आप ध्यान रखिए कि ये जो व्यक्ति है, ये जो कह सकते हैं एक तरह से राजनीतिक जो सन्यासी है, ये कहीं भी भारत को पीछे रहने नहीं देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो आगे आप देखिए, अगर मैं साइंस की बात और कर दूं तो कोविड की वैक्सीन हमारे यहाँ भी आने वाली है और अमेरिका तक को हमने दवाई सप्लाई की थी, ठीक है। मतलब इतना हमारे यहाँ इतना एक्स्ट्रा उत्पादन था कि भारतीयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद कोविड की दवाई के रूप में जो उपयोगी दवा थी वो भारतीयों के द्वारा उसको सप्लाई की जा रही है। उत्तर कोरिया तक को हमने सप्लाई की है, ठीक है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये कहीं ना कहीं भारत के साइंस और स्पेस में जो प्रभाव बढ़ रहा है उस प्रभाव को दर्शाने के लिए काफ़ी है। और भी बहुत डाटा है, बहुत डाटा आ जाएगा, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक और डाटा इंक्लूड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत, मैंने कहा कि भारत एक सार्क सैटेलाइट लॉन्च करने वाला था, सार्क देशों के लिए उपयोगी था वो, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान ने सहयोग करने से मना कर दिया। पाकिस्तान की वजह से उसका नाम सार्क ने रखकर सार्क के नाम से उसको लॉन्च नहीं किया गया। लॉन्च हुआ लेकिन उसमें पाकिस्तान को कोई भूमिका नहीं दी जा रही। ये क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं ये इतनी थोड़ी सी कभी कभी बड़ा रूप ले लेती हैं कि भारत जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता है, या भारत की सफलता में कहीं ना कहीं टांग अड़ाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। आगे देखें तो आप देखेंगे कि भारत बड़े बड़े उद्योगों में तो साथ ही कई जगह ऐसे भी हैं भारत ने पर्यावरण को लेकर
या पर्यावरण के क्षेत्र में। भारत ने प्लास्टिक फ्री का नारा दे रखा है अभी। भारत क्या करना चाहता है? प्लास्टिक फ्री। अब एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके प्लास्टिक फ्री का लक्ष्य लेकर चल रहा है। आप देख ही रहे हैं कि गंगा, अगर मैं कह दूं गंगा नदी को भी हम स्वच्छ करना चाह रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या महत्व है? क्योंकि कई राष्ट्रों ने गंगा नदी को स्वच्छ करने को लेकर भारतीयों को मदद की पेशकश की है। यानी भारत की नदी नहीं है गंगा, जैसे मेकोंग है, मेकोंग नदी परियोजना भी चल रही है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखती है, उसमें भी भारत सक्रिय भूमिका निभाना चाह रहा है। तो ऐसे जो भारत की गंगा नदी है उससे कई लोगों की सांस्कृतिक जुड़ाव है, और उन्होंने भारत की, यानी वो जो उनकी मदद की जो पेशकश आ रही है वो ये प्रदर्शित करती है कि भारत की सांस्कृतिक आधार पर भी दुनिया में एक अच्छी इमेज है, और उस इमेज को भारत भविष्य में भुना सकता है, यानी उसे और मजबूत कर सकता है। गंगा नदी की स्वच्छता के लिए कई राष्ट्रों ने, खासकर सिंगापुर, नेपाल, कई राष्ट्रों ने, जापान, जो कि भारत की भूमिका को दिखाते हैं, और हर बार हम किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को गंगा के किनारे लाकर गंगा का आरती का दर्शन उसको करवाते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण को लेकर आप, अब मैं यहाँ वर्तमान में नहीं जाना चाहता हूँ, हम तो प्राचीन काल से पेड़ों को ईश्वर के रूप में मानकर पूजते आ रहे हैं, और प्रकृति के साथ हमारा जितना तारतम्य है उतना शायद किसी अन्य राष्ट्र का नहीं होगा। लेकिन ये तो बीच में जो एक संक्रमण काल आया अंग्रेजी संस्कृति का, उससे हमारे थोड़े विचारों में परिवर्तन आ गए हैं। नई प्रकृति के साथ उठना और प्रकृति के साथ हम सोने का हमारा जो सिस्टम था वो एकदम अनुकूल था। लेकिन अब हम तो निशाचर हो गए हैं, चमगादड़ हो गए, हम रात को जागते हैं और दिन को हमको कोई उठाता है तब उठते हैं, नहीं तो हमको पता ही नहीं लगता कि सूरज भी कोई उगता है क्या। वो तो देखते हैं सूरज हमेशा इतनी रोशनी देता है जितनी वो दोपहर को दे रहा होता है, ये पता नहीं कि सुबह वो कितना कैसा होता है, और दोपहर में जब तीव्र उसकी ऊष्माएं हमारे को जगाने आती हैं तब हम उठते हैं कई लोगों को, और सर्दियों में खासकर हमको पता ही नहीं लगता है। तो वो जो प्रकृति का अनुकूलन है उसको हम भूल चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे भारत ने क्या, अन्य राष्ट्र भी जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को कम करना चाह रहे हैं ताकि पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित किया जा सके। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने में जितना योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का, शायद उतना योगदान अन्य गैसों का कम रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पर्यावरण को प्रदूषित भी करती है और धरती के तापमान को भी बढ़ा रही है, उसको कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने और अन्य जो प्रोग्राम चला है उसका समर्थन भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप देख लें ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी भारत क्या है, सजग है। CO2 के उत्पादन को चीन और भारत में ज़्यादा होता है, वैसे तो अमेरिका में भी होता है, उत्पादन को कम करना चाहता है। अब इसके लिए क्या उपाय किए हमने, इसके लिए हम देखो विश्व में सबसे बड़ा, अभी थोड़े दिन पहले सबसे बड़ा सौर ऊर्जा से संबंधित जो संयंत्र है वो गुजरात में स्थापित किया गया अभी कुछ दिन पहले। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, आदि पर्यावरण के पर्यावरण हितैषी उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, उत्पादकों का प्रयोग किया जा रहा है और उसे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इनके द्वारा हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो भारत है, इस भारत को हम हर प्रकार से
इतना सक्षम बनाना चाहते हैं कि वह भारत जो है वो अन्य राष्ट्रों पर डिपेंड नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जीवाश्म ईंधन कम पाया जाता है। पेट्रोल और गैस के लिए हम ईरान, इराक, जितने भी खाड़ी राष्ट्र हैं उन पर निर्भर करते हैं। यूरेनियम के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के पास, या MTCR जो ग्रुप है NSG की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ। तो हमने देखा कि इनके जो विकल्प है उस विकल्प पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि भारत में प्राकृतिक जो क्षमताएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, पर्यावरणीय जो स्थिति है वो बहुत अनुकूल है। उस अनुकूलन के आधार पर हम एक अच्छी उत्पादन या स्वच्छ या क्लीन या ग्रीन एनर्जी जिसको कहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, और उस क्लीन और ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हम आत्मनिर्भर तो होंगे और हम दूसरे देशों को दूसरे देशों की जो हम जो निर्भर करते हैं उन पर, वो निर्भरता तो खत्म होगी, बल्कि दूसरे राष्ट्रों को अपने प्रभाव में लाने के लिए वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसका निर्यात भी कर सकेंगे। डॉलर की जो कीमत है वो इसलिए है क्योंकि हमारी निर्भरता है उन राष्ट्रों पर, या भारत की निर्भरता डॉलर पर ज़्यादा है, भारत का आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है। तो जब ये पोजीशन हो, और वो सबसे बड़ा एक क्षेत्र ये भी है जहाँ हम आयात करते हैं, तो धीरे धीरे ये क्षेत्र कम होगा तो अपने आप भारत की पहले की तुलना में बेहतर है। राजस्थान में बहुत ये तो है ही हैं, और जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोलियम भी मिल रहा है और उसके मिलने की और संभावनाएं बढ़ रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन व्यवस्थाओं को लेकर जो चल रहा है और इनके प्रदर्शन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत आने वाले समय में दुनिया में सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेगा, और इन सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। लेकिन अब देखें आगे भारत के लिए चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। या वो कार्य जिन पर भारत को भी काम करना है। भारत के लिए नए क्षेत्र। अब देखो सबसे बड़ी चुनौती आती है पड़ोस की, ये जो बढ़ने नहीं देते हमको, और पड़ोस में भी आती है चीन की। चीन ने वन रोड वन बेल्ट योजना चलाई थी, जो कि किसका? रेशम मार्ग का ही एक नया रूप है। ठीक है, अब भारत इसमें शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि इसने पाकिस्तान के साथ चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बनाने पर सहमति दी है। अब ये गलियारा क्या है? POK से होकर गुजरता है। अब POK से गुजरता है तो POK पर हमारा है नियंत्रण, हालांकि कब्जे में वो पाकिस्तान के, लेकिन वैधानिक रूप से वो हमारा है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं कि POK से वो नहीं गुजरना चाहिए, लेकिन चीन हम इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो भारत उसकी जो ये महत्वाकांक्षी योजना है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हालांकि रूस और अन्य राष्ट्र यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो भारत जो है उसको चुनौती सबसे ज़्यादा किससे मिल रही है? पड़ोसी, और पड़ोसियों में सबसे ज़्यादा किससे? चीन से। तो भारत को चीन का इलाज करना होगा या चीन को संतुलित करने का प्रयास करना होगा, अन्यथा भारत की जो भूमिका धीरे धीरे बढ़ती जा रही है उस पर सबसे पहले अड़ंगा अड़ाने का काम कौन करेगा? चीन। क्योंकि चीन क्यों चिंतित है? क्योंकि चीन की और भारत की जो कई मामलों में साम्यता है, समानता है, संसाधन हो, खनिज संसाधन हो, सांस्कृतिक एक विचारधारा हो, ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं कहीं सेम है, और भारत चीन का विकल्प बन सकता है कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो चीन को हमेशा ये थोड़ा सा डर रहता है कि भारत अगर ज़्यादा विकसित होगा तो कहीं ना कहीं इस पर अन्य राष्ट्रों का तो पता नहीं, लेकिन चीन का जो हित है वो सर्वाधिक रूप से प्रभावित होगा, और चीन कहीं भी नहीं चाहता है कि भारत बहुत प्रभावी भूमिका में या महत्वपूर्ण भूमिका में आए। इसलिए भारत की NSG की सदस्यता का सबसे बड़ा विरोध भी किसने किया? सदस्यता का विरोध किया चीन ने। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर जो ग्रुप है
उसमें चीन सदस्य है और उसमें नियम है कि जब सारे सदस्य नहीं मान जाते तब तक आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। तो चीन अड़ंगा लगाता है, हर बार ही अड़ाता है। हालांकि आतंकवाद के नाम पर भी चीन हमारे उन मामलों में अड़ंगा अड़ाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ के द्वारा अफजल गुरु को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया, जबकि पहले वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ भी चीन क्या करता था, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके वहाँ टांग अड़ा देता था। ठीक है, तो इस तरह की जो धारणाएं हैं चीन के विरोध की, भारत चीन को कहाँ का मामला दे रहा है, आर्थिक मामलों में सर्वाधिक टक्कर देता है। मजबूत टक्कर दे सकता है, और इस टक्कर से बचने के लिए ही यह हमारे हर का इसका भी विरोध करता है या समर्थन नहीं करता इतना, एनएसजी का भी विरोध करता है। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं डर है कि भारत हमें पीछे न छोड़ दे, तो भारत को सबसे पहले अपने इन पड़ोसियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और कोई नहीं इतना बड़ा जितना कि चाइना है। आगे देखें और दूसरी जो चुनौती आती है, पाकिस्तान का नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान को मैं अभी इस योग्य नहीं समझता हूँ कि वो हमें वर्तमान में किसी तरह की कोई टक्कर दे सकता हो। ठीक है, अभी तो वो खुद के अस्तित्व को बनाए रखने का काम कर रहा है। दूसरा देखें, ट्रेड वॉर। यानी अब जैसे मैंने बताया कि सामने प्रत्यक्ष युद्ध तो वर्तमान अवस्था में पॉसिबल नहीं है, या वर्तमान में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो भारत से प्रत्यक्ष युद्ध करने की जोखिम उठाएगा, या कोई राष्ट्र भी नहीं चाहता। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं कोविड को लेकर या अन्य किसी प्रकार की आर्थिक या राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, उनमें कोई राष्ट्र प्रत्यक्ष युद्ध की चर्चा नहीं करेगा, आने वाले 2-4 साल में भी नहीं करेगा, और पहले भी चीन ने नहीं किए। ट्रेड वॉर का मतलब हो गया व्यापार युद्ध। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आती है कि ये किस किस में हो रहा है, एक तो चीन अमेरिका, एक हो रहा है चीन भारत, एक हो रहा है भारत अमेरिका। अब इसके बेनिफिट भी हैं और लॉसेज भी हैं। ये दोनों में हो रहा है तो इसका बेनिफिट भारत को फायदा हो रहा है, लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है भारत को कि चीन जब इससे लड़ता है तो भारत में आ जाती हैं अमेरिकन कंपनियां। ठीक है, ये तो बेनिफिट हो गया, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है कि भारत जो है वो भी अमेरिका के साथ क्या कर रहा है, युद्ध में शामिल हो रहा है। तो अभी भारत ने तो जैसे चीन ने तो इसके पहले 29 ऐप पर रोक लगा दी है, चीनी माल की खरीदारी नहीं की जा रही है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि भारत आने वाले सामान पर, भारत से आयात किए जाने वाले सामान पर क्या बढ़ा दिया, इसने टैक्स बढ़ा दिया। तो भारत ने भी क्या किया, फिर अमेरिका से निर्यात किए जाने वाले सामान पर टैक्स बढ़ा दिया। मतलब अभी तो टैक्स बढ़ाने का गेम खेल रहा है। और ये दिक्कत क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही राष्ट्र जानते हैं कि अगर टैक्स बढ़ेगा या टैक्स को किसी भी तरह से भारत को किसी भी तरह से अगर रोकना है तो उसको जो छूट मिल रही है WTO के आधार पर या वर्ल्ड बैंक के आधार पर या यूएनओ के द्वारा या किसी भी अन्य संस्थाओं के द्वारा विकासशील होने के नाते, आप ही ध्यान रखें भारत विकासशील राष्ट्र होने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्व लगातार बढ़ाया जा रहा है, निरंतर बढ़ाता जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए अमेरिका और चीन जैसे जो राष्ट्र हैं वो आर्थिक स्तर पर भारत को पीछे छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें अमेरिका क्या करता है, तो जो भारत को सब्सिडी मिलती है, जैसे आपको गैस पर मिलती थी वो खत्म हो गई है, लगभग बंद हो गई उसको, तो वो जो सब्सिडी मिलती थी अमेरिका के द्वारा, सब्सिडी का क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। जो भी राष्ट्र कृषि प्रधान राष्ट्रों को जो सब्सिडी मिलती थी उसका अमेरिका के द्वारा क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है।
यानी भारत, वो कह रहे हैं, ये अमेरिका के शब्द हैं। अमेरिका, मैंने भी बताया, डोनाल्ड ट्रंप भारत को सबसे उभरती हुई या उड़ती हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जब भारत इतना डेवलप हो रहा है तो उसको सब्सिडी की जरूरत नहीं है, किसी अन्य विकासशील राष्ट्र को वो सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए। और भारत कह रहा है कि मैं विकसित राष्ट्र नहीं हूँ, और जो विकास हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं ये एक लंबे प्रोसेस तक रहेगा, तब मानना। हो सकता है किसी दिन अच्छी फसल हो जाए, किसी दिन बारिश अच्छी हो जाए, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इन तरह के इफेक्ट के कारण मेरे उत्पादन पर फर्क पड़ रहा हो, तो आप एकदम से बंद कर देंगे तो वो परमानेंट बंद हो जाती है, फिर उसको लागू करने का प्रयास इतना आसान नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो भारत को जो सब्सिडी मिल रही है उस सब्सिडी का क्या किया जाना चाहिए, विरोध किया जाना चाहिए। तो ये जो, इसको ट्रेड वॉर का नाम दे रहे हैं, यानी आर्थिक आधार पर एक दूसरे राष्ट्रों को चुनौती देना, उनके आयात की कीमतें बढ़ा देना, निर्यात घटा देना, इस तरह के काम किए जा रहे हैं ट्रेड वॉर के द्वारा। अब इसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्थाओं पर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। लेकिन भारत भी इन दोनों राष्ट्रों को बराबर चुनौती दे रहा है, और किसी राष्ट्र से इतना विरोध नहीं है, क्योंकि और कोई राष्ट्र भारत के प्रभाव से इतना डरा हुआ भी नहीं है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मिलने वाली जो चुनौतियां, उनमें ट्रेड वॉर का मुख्य आधार अमेरिका और चीन की नीतियां हैं। दूसरी समस्या देखिए आप, सुरक्षा परिषद में प्रवेश, स्थायी कह देता हूं मैं इसको, स्थायी प्रवेश का विरोध, ये भी एक चुनौती है भारत के लिए। आपको पता होता है कि सुरक्षा परिषद में आने के बाद आपका रुतबा अपने आप विश्व के अभी 5 राष्ट्र हैं जो कहाँ हैं, स्थायी राष्ट्र हैं। तो आप सोचिए 200 से प्लस राष्ट्रों में 5 स्थायी राष्ट्र हैं, तो उनकी अपने आप भूमिका बड़ी हो जाती है। वो राष्ट्र यूएनओ के माध्यम से विश्व की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। वो जो 5 राष्ट्र, वो भी एक तरह से बहुध्रुवीय विश्व ही है। ये देखो आप यहाँ पर, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो हम उसको और बहुध्रुवीय बनाना चाहते हैं। तो जो G4 है, G4 क्या चाहता है, जर्मनी, जापान, ब्राजील और भारत, ये चारों चाहते हैं कि हमें स्थायी सीट उपलब्ध करवाई जाए। तो हम तो भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें, और ये एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि विस्तार होगा तो सबके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, हालांकि और भी लोग हैं जो कतार में हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, अफ्रीका भी चाहता है, ये अफ्रीका भी चाहता है कि मुझे स्थान मिले, मतलब प्रयास अभी है, एक एक महाद्वीप से एक एक राष्ट्र को होना चाहिए, ऐसा इनका मानना होता है। तो ये जो स्थायी राष्ट्र नहीं बनने दिया जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी टांग अड़ा रहे हैं, एक तो अमेरिका भारत के परिप्रेक्ष्य से देखे तो, और एक चीन। और राष्ट्रों की इतनी वो नहीं है, और वो विरोध में भी नहीं होते, क्योंकि वो दुनिया के मॉनिटर नहीं है, उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों को ये डर लगता है कि दुनिया में कोई राष्ट्र इनकी जगह नहीं ले ले। ठीक है, तो ये दूसरी चुनौती। तीसरी चुनौती हमारे सामने कि हम किस तरह से सुरक्षा परिषद में अपना स्थान या एक स्थायी सीट प्राप्त करें। उस स्थायी सीट को प्राप्त करने के बाद आप जानते हैं कि जो चीन है उस पर भी हम दबाव डाल सकेंगे, चीन को भी संतुलित कर सकेंगे, और जो पाकिस्तान या अन्य जो आतंकवाद पोषित हैं या समर्थित जो राष्ट्र हैं भारत के विरोध में, उन राष्ट्रों को भी संतुलित करने में हमें थोड़ी सी आसानी रहेगी, सुविधा प्राप्त हो सकेगी। या विश्व की जो ऐसी नीतियाँ जो गरीब राष्ट्रों को और गरीब और अमीर राष्ट्रों को और अमीर बना रही हैं, उन नीतियों का भी भारत यहाँ पर खुलकर विरोध कर पाएगा। या सैनिक कार्यवाही के दम पर जिस तरह से दुनिया में लोकतंत्र का या मानव अधिकारों का हनन होता है, उनका गला घोटा जाता है, तो वहाँ भी भारत इन दोनों राष्ट्रों की नीतियों का विरोध कर सकेगा, खासकर चीन की। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन में साम्यवादी, लगभग साम्यवादी सरकार है, तो वहाँ पर इतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तो आगे देखें, अब ये हो गया आगे। तो सुरक्षा परिषद में सीट प्राप्त करना भारत के लिए इस बहुध्रुवीय विश्व में चुनौती रहेगी। एनएसजी की सदस्यता, अब देखो मैं आपको यहां बता दूं, एक तो उपलब्धियों में मैं बताना भूल गया हूं, तो MTCR की सदस्यता किसके पास है, भारत के पास।
चीन इसका सदस्य नहीं है। भारत विश्व के 9 देशों में है, 9 देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु क्षमता है। विश्व के 9 देशों में शामिल है कौन? भारत, जिनके पास परमाणु क्षमता है या परमाणु परीक्षण जिन्होंने किए हैं। और दूसरी बात, भारत ने किसी पर अटैक नहीं किया है। आक्रमण तो दूर की बात, हमने धमकी भी नहीं दी है किसी को पहले। तो ये हमारी क्षमताओं में है। वासेनार ग्रुप और इनके भी, भारत देखो आप, वासेनार ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ये सारे जो चीजें हैं वो किससे जुड़ी हुई है? परमाणु तकनीक। परमाणु मिसाइल्स तकनीक जो है, तकनीक के संदर्भ में ये सारे क्या हैं? ये संगठन। और ये भारत की एक अचीवमेंट है कि भारत इनका तो सदस्य बन चुका है। ठीक है, चीन का विरोध यहाँ भी था, लेकिन चीन के विरोध को दरकिनार करते हुए भारत को इनका सदस्य बना लिया गया। आप इस एंट्री को करें। लेकिन अब NSG की सदस्यता, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है, उसकी सदस्यता भारत को प्राप्त नहीं है। हालांकि अमेरिका ने भारत के साथ एक ऐसा समझौता किया है, संधि की है, जो कि इसकी सदस्यता भारत, लगभग इसकी सदस्यता भारत को प्राप्त हो जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से NSG का सदस्य भारत नहीं है। सदस्यता में भी चीन का अड़ंगा लगाना एक चुनौती है। ठीक है, और इस चुनौती का सामना करना भारत के लिए आने वाले वर्षों में बहुत जरूरी होगा। भारत अगर ऐसा कर पाता है तो वही बात, दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा भारत, जो कि NSG ग्रुप के सदस्य हैं। और इस NSG ग्रुप में शामिल होने के बाद भारत को परमाणु उत्पादन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हालांकि अभी भी नहीं आती है, लेकिन इसको फुल फ्लैश में आए, एक अमेरिका से यूरेनियम ले, कभी ऑस्ट्रेलिया की दया पर निर्भर हो, कभी रूस की दया पर निर्भर हो, तो ऐसा समय या परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। तो उन परिस्थितियों को दूर करने के लिए भारत को इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता लेनी होगी, ताकि चीन को भी हम संतुलित कर सकें। भारत NSG में शामिल होगा तो चीन का रुतबा वहाँ भी कम हो जाएगा। जो दादागिरी या जो जिस तरह से भारत को आतंकित करता है चाइना, वो चीज़ें यहाँ समाप्त हो जाएंगी। आगे चलें, देखें। अब देखो, जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो यहाँ आती है, जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होने में रोकती है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रभाव को थोड़ा कम कर देती है, और वो है आंतरिक चुनौतियाँ। भारत अगर इनको पार लेगा तो अच्छा हो जाएगा। अब उनमें सबसे बड़ी तो है गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है, कुपोषण, बाल श्रम, ये इस तरह की जो समस्याएं हैं। उसके अलावा दंगे अब तो कम हो गए, आतंकवादी घटनाएं, राष्ट्र की विभाजनकारी जो गतिविधियां, ठीक है, ये कुछ ऐसी हैं जो कि भारत को पीछे खींचने का काम करती हैं। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप ध्यान रखें कि 2020, ये ध्यान रखें, भारत, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि
भारत अर्थव्यवस्था में छठे नंबर पर है, लेकिन 148वें नंबर पर आता है भारत किसमें, प्रति व्यक्ति आय में। तो मैं यहां भी लिख देता हूं, प्रति व्यक्ति आय में भारत 148वें स्थान पर है। ठीक है। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर है। और जैसा आपके आपको पता है ये किस पर है, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय या उसकी आर्थिक स्थिति किसी भी व्यक्ति की, और स्वास्थ्य पर आता है। यानी इन तीनों स्थितियों का अगर आकलन करें भारत की, तो भारत 203 जो देश हैं उन देशों में कितने नंबर पे आता है, ये आता है भारत 131वें स्थान पर। जेंडर गैप सूचकांक, उसमें भारत आता है 112वें स्थान पर। ठीक है। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान आता है 94। भारत के पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उनकी स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी मानी जा सकती है। आप देखिए भारत में भुखमरी में 100वें स्थान पर आता है, ये देखो आप। यानी आज भारत में भुखमरी या भूखे रहने की जो समस्या है वो इतनी ज़्यादा है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, उसमें भारत का स्थान है 142वां। यानी प्रेस को स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं मिलती है। यह आधुनिक समय के वो हैं, क्या कहते हैं, आधुनिक समय की मान्यताएं हैं, मापदंड है जिनके आधार पर भारत को अच्छे या बुरे के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। स्वच्छता और पेयजल सूचकांक में भारत को 139, ये आंकड़े मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने उत्तर को कितना अच्छा लिख सकते हैं। ये लेटेस्ट हैं, 2020 के आंकड़े हैं ये। तो 2020 के आंकड़ों में जब आप देखे हैं कि भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति ये है कि भारत 100 से ऊपर ही है लगभग, ये एक को छोड़ दें, बाकी सब में कहाँ है 100 से पार, यानी उससे बेहतर 100 राष्ट्र ऐसे हैं जो भारत से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली विश्व का दूसरा सर्वाधिक सेकंड रैंक रखता है प्रदूषित शहरों में, सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर है कौन सा, दिल्ली। पहला नंबर लाहौर का है। तो ये जो आंकड़े हैं या जो रैंक है ये बताती है कि भारत की वर्तमान पोजीशन किस तरह से काम नहीं कर रही है। भारत में 20 करोड़ लोग मनोरोग से पीड़ित हैं, कहने का मतलब। तो ये आंकड़े 2020 के हैं, तो आप इनको ध्यान रखें और इनके आधार पर अब जैसे हमने बात की है, तो ये जब सुधर रहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में और 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन जब तक ये नहीं सुधरते हैं, जब तक ये आंकड़े ऐसे ही बने रहेंगे, चाहे फिर हम छठे पे आ जाएं, चाहे फिर हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएं, चाहे हम कितना ही डेवलप कर लें या हम सैनिक आधार पर चौथे नंबर पे आ जाएं, उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। जब तक प्रजा संतुष्ट नहीं है, प्रजा संतुलित नहीं है, सुखी नहीं है, उसको अच्छा पोषण नहीं मिल रहा है, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उसको अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कोई भी राष्ट्र कितना ही ऊपर चला जाए
सैनिक दम पर, व्यापार के दम पर, आयात निर्यात के आधार पर, या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में आपकी कितनी प्रदर्शन है या साझेदारी है या पार्टिसिपेशन आप कर रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है जनता। जनता संतुष्ट रहे, प्रजा नागरिक संतुष्ट हैं, खुश हैं, तब जाकर आप भारत को किसी भी राष्ट्र को आगे आप पहुंचा सकते हैं, या तब इन आधारों पर भारतीयों को विकसित माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब। तो ये चुनौतियां थी जो मैंने आपको बताई, और भारत कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में मजबूत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो मैंने आपको बताया। और जैसा कि मिस्टर मोदी को बहुत सारे राष्ट्रों ने बहुत सारे पुरस्कार दिए, अभी अभी अमेरिका ने वाइजैक पुरस्कार दिया था, अमेरिका ने अभी भी पुरस्कार प्रदान किया मिस्टर मोदी को। तो उनकी नेतृत्व जो क्षमताएँ, लीडरशिप जो है, मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुध्रुवीय विश्व में एक लीडर होना चाहिए जो कि किसी भी राष्ट्र के हितों को अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से प्रदर्शित कर पाए। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि मिस्टर मोदी जो हैं वो किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं। यानी जिस तरह से रूस को पुतिन का नेतृत्व प्राप्त है, जिस तरह से चीन को शी जिनपिंग का नेतृत्व प्राप्त है, आने वाले समय में जो बाइडेन अमेरिका का नेतृत्व करेंगे, ब्रिटेन में जॉनसन है, तो ये जो सारे लोग हैं, उसी तरह भारत में मिस्टर नरेंद्र मोदी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं यहाँ पर मोदी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, भारत का नेतृत्व कुशल हाथों में है, ऐसा कहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, वो जो जिस पद पर बैठा है वो महत्वपूर्ण है। भारत के नज़रिए से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्व प्रदान किया जाएगा, या आने वाले समय में भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा, उसमें कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का योगदान रहने वाला है। और ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ उन्हीं का है, जैसे जैसे हमारे जो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों ने या हमारी जो प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली है, उसने जिस तरह से योगदान दिया है या जो नींव का काम किया था, उस पर आज हमारा एक मजबूत भारत का निर्माण हो रहा है। और हम देखेंगे कि आने वाले समय में भारत नए नए क्षेत्रों में नए नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, ठीक है। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक था मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत की स्थिति, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से नए कुछ अलग तरीके से कि आपको ध्यान रहे। नोट्स आप इसी तरह से डेवलप करें और करें, क्योंकि आने वाले एग्जाम तक आपके पास और डाटा आ जाएगा और रैंक्स आ जाएंगी और भारत के अचीवमेंट आपके सामने आ जाएंगे, उनको आप इसमें इंक्लूड करें। और नई चुनौतियाँ हो सकता है भारत को चीन की जो सीमाएँ हैं उनका निर्धारण कर दें अगली बार मिस्टर मोदी, या चीन को जहाँ जहाँ विवाद है भारत का, उन विवादास्पद मुद्दों को समाप्त करने क्योंकि अमेरिका की जो नीति है वो सबसे पहले पड़ोस को संतुलित किया, कनाडा, मैक्सिको की सिर्फ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के कारण हुआ है, नहीं तो अमेरिका सबसे सुरक्षित पड़ोस में रहता है या सबसे बेहतर पड़ोस में रहता है, इस कारण वो दुनिया भर के मामलों में टांग अड़ा लेता है। तो भारत भी आने वाले समय में अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को मजबूत करने के लिए अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को और संतुलित करेगा, और फिर एक बार फिर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करेगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में। अभी संस्थाओं की बात और हम कर लेंगे जब हम यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व देखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं। इनमें भारत की महत्वता को पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से, और अब यूएनओ में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में तो वहाँ पर यूएनओ के संदर्भ में पूछा जाएगा। तो हम वहाँ देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं जहाँ पर भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। तो उसके साथ उसको ऐड कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कोशिश है आप इसको और बेहतर करेंगे, और जब मिलेंगे तो और नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए तैयार रहिए, आने वाला समय आपका ही है, ठीक है। फिर मिलते हैं।